युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं इस चैनल पर आपको जीएस पढ़ाता हूं। मैं इसमें आपके लिए हिस्ट्री और आपके लिए मैं एनटीपीसी के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। एनटीपीसी के लिए मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने टेम्पल और उसके साथ ही मैंने पिछली जो वीडियो थी वो विश्व विरासत स्थल की थी। और विश्व विरासत स्थल की इतनी अच्छी वीडियो है, आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने विश्व विरासत स्थलों का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। अगर यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो एनटीपीसी में आप 1 नंबर पक्का होने वाला है। और आज की वीडियो भी हमारी एनटीपीसी को लेकर है। हमारी निगाहें एनटीपीसी को देख रही हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस क्वेश्चन को देखते हुए उसमें मैंने पाया कि जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन बन सकता है, पूरी संभावना है। तो आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाती है यदि आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम यदि आपने देने वाले हैं तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पक्का इसमें मिलने वाला है, जिसका नाम है नोबेल प्राइज 2020। और नोबेल प्राइज 2020 जिन्हें मिला, केवल मैं उन्हीं की बात नहीं करूंगा, बल्कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई, पहला नोबेल प्राइज किसे मिला, जैसे कुछ क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो भारतीय हैं, भारतीयों के बारे में भी इसमें मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे नोबेल प्राइज हैं जो भारतीयों को मिले हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं जैसे बताऊंगा। जैसे इसमें अगर आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अभिजीत बनर्जी हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब कि नोबेल प्राइज मिला है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए तो शुरू करते हैं। किस तरीके से एक एक चीज नोबेल प्राइज की मैं खोल के दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन और कैसे कैसे आ सकते हैं। यदि आपने वीडियो देखी है तो आपका एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पक्का हो जाएगा। तो आइए तो शुरू करते हैं किस तरीके से। अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज 2020, मैंने इसका मतलब कि टाइटल रखा है, लेकिन इसमें सारी चीजें नोबेल प्राइज की आएंगी। जैसे 5 अक्टूबर 2020 को, यानी जो 2020 में नोबेल प्राइज मिले हैं, इसकी जो घोषणा की गई है, ये 5 अक्टूबर 2020 को इसकी घोषणा की गई है। तो घोषणा से क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिलता है, तो आपको बताना है कि 6 क्षेत्रों में वर्तमान में नोबेल प्राइज दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब शुरुआत में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी या स्टार्ट हुए थे, उस समय ये 6 क्षेत्रों में नहीं दिया जाता था, बल्कि 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। इस नोबेल प्राइज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। उसमें देखोगे आप, जैसे नोबेल प्राइज, यानी अगर आपने देखा होगा नोबेल प्राइज किसकी याद में दिए जाते हैं, तो अगर आप देखोगे अल्फ्रेड नोबेल, है ना, तो ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल आप जानते होंगे, ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं। डायनामाइट के आविष्कारक हैं। डायनामाइट आविष्कार, यानी कि अगर आप देखोगे डायनामाइट क्या होता है, जो कोयले की खान होती है, खनन होता है, खनन में यदि विस्फोट करना हो तो उस विस्फोट करने के लिए डायनामाइट का उपयोग किया जाता है। जब एक बार क्या हुआ, मैं छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं कि जो अल्फ्रेड नोबेल है, उनके भाई की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद पूरी दुनिया में ये खबर छुपी कि मौत का सौदागर मारा गया। मौत का सौदागर वो समझ रहे थे, लोगों को लगा कि मतलब कि अल्फ्रेड नोबेल मारा गया, लेकिन जो मृत्यु हुई थी वो उनके भाई की हुई थी। तो हेडलाइनों में खबर थी कि जो मौत का सौदागर है वो मारा गया। तो इस बात को देखते हुए न्यूज़पेपर में उन्होंने देखा, तो उन्हें लगा कि मेरी ऐसी स्थिति होगी कि मुझे लोग इस तरीके से पहचानेंगे कि मौत का सौदागर मारा गया। तो उन्होंने अपनी छवि बदलने की कोशिश की, और जितनी अपनी संपत्ति थी और जितना भी उनके पास पैसा था, उस संपत्ति को, सारे पैसे एक समिति को दिए, और समिति बनाकर ये नोबेल प्राइज की घोषणा की कि जितनी भी मेरे मतलब की संपत्ति है उससे नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। जो लोग पूरे विश्व के अंदर विशेष योगदान देगा, और वो विशेष योगदान वो 5 क्षेत्रों में था। अगर कोई विशेष मतलब शांति के क्षेत्र में विशेष योगदान देता है, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या रसायन के क्षेत्र में, या भौतिकी के क्षेत्र में यदि कोई विशेष योगदान देता है तो उसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ये आज के समय में दुनिया का सबसे नंबर 1 या सबसे प्रथम स्थान पर माने जाने वाला
पुरस्कार है जिसका नाम है नोबेल प्राइज। अगर मैं बात करूं तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह मनाया जाता है। तो उन्होंने पूरी संपत्ति को लगाया और आज दुनिया में उनकी पहचान है अल्फ्रेड नोबेल की। तो मैं बात करता हूं, जब शुरुआत हुई थी तो नोबेल प्राइजों की वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ये अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। तो इसकी जो शुरुआत है 1901 में, यानी कि 1901 एडी या फिर ईस्वी में नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी। और इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है इसकी शुरुआत बाद में जाकर की गई, और इसकी शुरुआत की गई है 1968 या फिर 1968 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नोबेल प्राइज की जो शुरुआत है वो कब की, अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज की शुरुआत कब की गई थी, तब तुम्हें बताना कि इकोनॉमिक्स की 1968 में की गई थी, लेकिन पहला नोबेल प्राइज मिला था 1969 में। तो मतलब कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज शुरू में नहीं दिया जाता था, ये 68 में इसकी शुरुआत की गई और 1969 में पहला नोबेल प्राइज मिला जिसका नाम है रैगनर फ्रिच। जो रैगनर फ्रिच है इनको पहला अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना रहती है पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज पर सर्वप्रथम किसे मिला था। तो आपको बताना है कि रैगनर फ्रिच को ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था। घोषणा की गई थी 1668 में, लेकिन इन्हें मिला 1969 में। तो मैंने आपको बताया कि जो नोबेल प्राइज है शुरुआत में वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था 1901 में, लेकिन उसके बाद 1968 में घोषणा या 1969 में क्या हुआ, नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। यदि इन क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण योगदान देता है पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर तो उनको नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। वैसे अगर सिंपल से बताएं तो नोबेल कमेटी ऐसा करती है कि नोबेल कमेटी के द्वारा ही मतलब कि नोबेल फाउंडेशन जो है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसमें जिसको भी ये नोबेल प्राइज मिलता है उसे लगभग 11 लाख रुपए प्लस एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो लगभग 11 लाख और एक गोल्ड मेडल मतलब प्रदान किया जाता है जिसको भी ये नोबेल प्राइज मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब की बार जो एनटीपीसी के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारतीय यानी कि जो भारतीय हैं किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला, पहला साहित्य का या फिर भौतिकी का, किस तरीके से भारत में नोबेल प्राइज मिले। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, चाहे विश्व की बात हो चाहे भारत की हो, तो उसमें मैं सारी चीज़। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मान लिया जाए आपसे पूछ ले पीस का, शांति का नोबेल प्राइज कौन सी संस्था देती है, तो आपको बताना है कि जो शांति का नोबेल प्राइज है नॉर्वे की संसद समिति के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे के संसद जो है उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उस समिति के सदस्य, यानी कि उस प्रतिनिधि द्वारा समिति बनाई जाती है और समिति के सदस्य है, यानी इस समिति में आप देखोगे 5 सदस्य होते हैं, वो शांति के लिए नोबेल प्राइज देती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि शांति का नोबेल प्राइज कौन देती है, तो आपको बताना है कि नॉर्वे संसद समिति के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद लिटरेचर में कौन देती है, तो स्वीडिश एकेडमी देती है। मैंने कहा इस बात को याद कर लो, ये पूछा जाएगा। मेडिकल में कौन देती है, तो मेडिकल में आपको याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कौन सी संस्था देती है, तो द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा मतलब कि साइंस में या चिकित्सा में ये पुरस्कार दिया जाता है। और केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों के लिए जो नोबेल प्राइज देती है उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज, रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताऊंगा कि 2020 के नोबेल प्राइज किन किन लोगों को मिले हैं और उसके बाद मैं पूरी व्याख्या करूंगा इस बारे में कि आपको ये याद रखें भारत में सबसे पहले किस किस को या पहली महिला किसको नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं कि विश्व की पहली युवा मतलब कि सबसे युवा नोबेल प्राइज किसे मिला है, उसके बाद सबसे बुजुर्ग किसको मिला है, सारी चीज़ों का व्याख्यान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना देना चाहता हूं जो 1 साल के लिए आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। 1 साल में यदि आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 2020 के नोबेल विजेताओं को याद रखें। तो आइए मैं 2020 के नोबेल विजेताओं को बताता हूँ और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हैं 2020 के नोबेल विजेता
और ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 की जो घोषणा की गई है उसमें नोबेल प्राइज़ किन्हें मिला, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये 3 लोगों को दिया गया। 3 लोगों में आप देखोगे माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस, इन 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक ब्रिटेन के हैं और 2 अमेरिकी हैं। आप इसे इस तरीके से याद रखें, हाउटन अल्टर राइस, हाउटन अल्टर राइस, एक इसमें से ब्रिटेन और 2 अमेरिकी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो किस क्षेत्र में दिया गया, तो आपको बताना है। क्षेत्र तो आपको पता ही है, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने क्या खोज की, तो ये आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का इलाज इन्होंने संभव कर दिया कि इसका भी इलाज हो सकता है, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि हेपेटाइटिस सी जो है वो, या हेपेटाइटिस ये कैसी बीमारी है, बैक्टीरिया जनित है या वायरस जनित है, किस तरीके की बीमारी है, तो आपको बताना था ये एक वायरस जनित रोग है। और हेपेटाइटिस में किस चीज़ में मतलब नुकसान पहुंचता है, शरीर के किस भाग में, तो आपको बताना है कि ये यकृत कैंसर से संबंधित है। तो हेपेटाइटिस का इलाज संभव हो सके उसके लिए इन्होंने ये मतलब कि ये खोज की है और नोबेल प्राइज चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में मिला है। याद करने का तरीका, हाउटन अल्टर राइस 2-4 से याद करिए और आपको वहाँ पे एग्जाम में चुनना है और चुनकर आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। भौतिकी की मैं अगर बात करूं, भौतिकी में नोबेल प्राइज तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है। और ख़ास बात ये है कि जो भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है ये तीनों ही मतलब यूएसए के हैं, यूएसए के लोगों को ही ये मतलब कि नोबेल प्राइज मिला है। मैंने कहा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर अमेरिका कह सकते हो। रोजन पेनरोज पहले व्यक्ति, दूसरे रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया घेज। रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया घेज, ये भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोग जो कि मतलब कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, पेनरोज गेंजेल घेज, पेनरोज गेंजेल घेज, पेनरोज गेंजेल घेज। इस तरीके से 2-3 बार याद करिए, आपके ये याद हो जाएगा। और एग्जाम में जाने से पहले 4-5 दिन पहले आप इन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक, उसके बाद इन्होंने किस क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र आपको पता ही है कि भौतिकी के क्षेत्र में, लेकिन ये किस के लिए मतलब क्या काम किया इन्होंने, तो इन्होंने ब्लैक होल से संबंधित जानकारी दी है, ब्लैक होल से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं। उस सिद्धांत के बदौलत इनको भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला है 2020 का। अब मैं बात करता हूँ रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में भी 2 लोगों को मिले हैं, इसमें से एक यूएसए के हैं और एक फ्रांसीसी हैं, यानी कि फ्रांस के हैं। फ्रांस आपको पता ही है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मैं बात करता हूँ इमैनुएल कारपेंटियर जो हैं और जेनिफर डार्डना। इमैनुएल कारपेंटियर जो है यूएसए के हैं और जो जेनिफर डार्डना है वो फ्रांसीसी हैं। आप याद करने का तरीका ये हो सकता है, इसको कारपेंटियर, जैसे कारपेंटर होता है ऐसे आप कारपेंटियर और डार्डना, कारपेंटियर और डार्डना, मैंने तीनों बताए। हाउटन अल्टर राइस और पेनरोज गेंजेल घेज, ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाले एग्जाम जो है इनसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो मैंने बताया पेनरोज गेंजेल घेज और कारपेंटियर और डार्डना, इन्हें रसायन विज्ञान में, कारपेंटियर डार्डना, इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। और किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है इन्होंने जीनोम एडिटिंग की खोज की है, यानी जीनोम एडिटिंग में कुछ विशेष दिया है। यानी जीनोम एडिटिंग क्या होता है, जो यानी कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर यानी कि जो जीनोम होते हैं, जो हमारे गुण अवगुण को हम माता पिता से बच्चों में ले जाने का काम करते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो माता पिता के अवगुण यानी कि बुरी बातों को भी या अवगुण को बच्चों में ले जाते हैं, उसको मतलब उसको कम करने के लिए, यानी कि उस गुण को ख़त्म करने के लिए जीनोम एडिटिंग होती है। कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो माँ बाप से बच्चों में जाती हैं, कि वो बीमारियां, वो अवगुण बच्चों में जाने से रुक जाए, इसलिए वो सेल्स में या जीन में एडिटिंग कर देते हैं, उस चीज़ को अलग कर देते हैं कि बच्चों में वो बीमारी ना जा पाए माता पिता से। इसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। और जीनोम एडिटिंग के लिए इन्हें रसायन विज्ञान में क्या मिला है, आपको बताना है कि नोबेल प्राइज 2020 कारपेंटियर और डार्डना को, एक फ्रांसीसी और एक यूएसए के हैं। बात करता हूँ अर्थशास्त्र का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है इसमें ही पूछा जाए। पॉल आर
पॉल आर मिलोग्राम को ये नोबेल प्राइज मिला है। पॉल आर मिलोग्राम को मिला है, प्लस रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मिलोग्राम विल्सन। पूरा नाम याद आपके ना हो तो आपको याद रखना है हाउटन, अल्टर राइस, पेनोल, गेंजर, गेज, कारपेंटर, डार्डना और मिलोग्राम विल्सन। ये यूएसए के हैं, मतलब दोनों के दोनों। और इन्होंने नीलामी सिद्धांत, इकोनॉमिक्स में जो नीलामी सिद्धांत होता है उसमें सुधार किए हैं, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये चारों के चारों नोबेल प्राइज़ आपको याद रखने हैं। पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें याद कर लें अच्छे से किस क्षेत्र में दिया गया, ये भी तुम्हें ध्यान देने वाली बात है। और आगे मैं आपको दोनों बताता हूँ, साहित्य के बताता हूँ और आगे भी जो भी है। मैंने कहा साहित्य, ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। साहित्य के साथ और भी हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये आगे के हैं, मैंने आपको 4 बताए हैं। 4 नोबेल प्राइज़ किस किस में क्षेत्र में किन किन लोगों को मिले हैं, मैंने सारी चीज़ें व्याख्या की। बात करता हूँ शांति और साहित्य की। शांति के अगर क्षेत्र में बात करूँ तो शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये शांति का 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसका काम होता है, यानी इन्होंने कोरोना के अंदर भुखमरी से लोगों को निजात दिलाई है। भुखमरी से जो लोग जूझ रहे थे, भुखमरी के लिए काम किया और शांति कायम की, विश्व में शांति कायम करने के लिए। और साथ ही इन्होंने भुखमरी से, जो कोरोना से भुखमरी में लोग जूझ रहे थे, उन लोगों के लिए काम किया। और उसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया। आप बिल्कुल इसे याद रखें, इसे भूलने वाली बात है ही नहीं है। और साहित्य की अगर मैं बात करूं तो साहित्य का मिला है लुईस ग्लक को। जो लुईस ग्लक हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अमेरिकी हैं। लुईस ग्लक अमेरिकी है, यानी अमेरिकी मतलब एक तरीके से कवित्री हैं। और उनका अगर आप देखोगे द वाइल्ड आयरिश बुक, इनकी जो बुक है नाम है द वाइल्ड आयरिश बुक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। या तो ये पूछेगा कि किसको मिला, तो लुईस ग्लक को मिला है। और बुक कौन सी है, द वाइल्ड आयरिश बुक को दिया गया है। तो 6 के 6 मैंने नोबेल प्राइज़ तुम्हें बताए हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम में घूम रहा है वो आपको ध्यान देना है। जैसे कि शुरुआत में ये क्वेश्चन पूछा गया जॉन बर्डिन का। जॉन बर्डिन से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, तो आपको बताना है कि जॉन बर्डिन को नोबेल प्राइज़ 2 बार मिल चुका है, जो कि फिजिक्स में है। एक बार इन्हें मिला 1956 में और एक बार मिला है इन्हें 1972 में। तो फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले जॉन बर्डिन है। हो सकता है दोबारा से रिपीट कर दे इस क्वेश्चन को। अगर रिपीट भी नहीं करते हैं तो क्वेश्चन ये पूछने की पूरी संभावना बनती है कि फ्रेडरिक सेंगर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मिला तो 2 बार। ये सभी जो लिखे हैं 4 के 4 इन्हें 2 बार मिल चुका है। लेकिन फ्रेडरिक सेंगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में ही 2 बार मिला है ना। जैसे फिजिक्स में 2 बार मिलने वाले जॉन बर्डिन है, फ्रेडरिक सेंगर ऐसे हैं जिन्हें केमिस्ट्री में 2 बार मिला है, 1958 में और 1980 में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि केमिस्ट्री में किसे 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, तो आप याद रख सकते हो सेंगर के नाम से या फिर फ्रेडरिक सेंगर से। उसके बाद 2 बार जो नोबेल विजेता हैं उनको आप गौर से देख लें। पहला जॉन बर्डिन फिजिक्स में, फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री में, और मैडम क्यूरी को भी, यानी कि पहली महिला कौन है जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है विश्व के अंदर, तो आपको बताना है कि वो मैडम क्यूरी है। पहली बार यानी पहली महिला विश्व में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली मैडम क्यूरी पूछा जा सकता है। इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। 1903 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है और 1911 में इन्हें मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स तो जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मैडम क्यूरी। और साथ ही साथ लिनस पॉलिंग को भी 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो लिनस पॉलिंग को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि केमिस्ट्री और पीस के क्षेत्र यानी कि केमिस्ट्री और साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला है।
तो 4 लोगों को आपको याद रखना है। अभी तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। बात करते हैं 3 बार, एक ही बार 3 बार, यानी कि एक ही मतलब एक ही ऐसी संस्था या व्यक्ति कह सकते हो कि किसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पूछे जा रहे हैं जो केवल करंट है, करंट से जुड़ी हुई जो जड़ है, इतिहास है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तुम्हें याद रखना है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस। तो याद रखना है कि रेड क्रॉस को ये मतलब कि 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। याद करना है कि ये किस क्षेत्र में दिया गया, तो आपको बताना है कि शांति के क्षेत्र में, या फिर कह सकते हो 3 बार नोबेल प्राइज किसे मिला। आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पीछे के जो मतलब आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई वहाँ से क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की, उन भारतीयों की जिन्हें भारत में नोबेल प्राइज मिला है। बहुत ही खास होने वाले हैं, एग्जाम में आगे यही क्वेश्चन आएंगे कि वह पहला भारतीय कौन है, वो पहला साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, फिजिक्स में पहला भारतीय कौन है, अर्थशास्त्र में पहला भारतीय कौन है। तो सारी चीज़ें मैं बातें करने वाला हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, आगे के मैं आपको अभी बताऊँ। पहले स्क्रीनशॉट लें इसका। तो ये नोबेल विजेता मैं बता रहा हूँ, भारतीय नोबेल विजेता। और जो भारतीय नोबेल विजेता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला, या फिर शांति या साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज इंडिया में किस व्यक्ति को मिला, तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि ये अमर्त्य सेन को मिला है। भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और ये 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला। कितनी बार ये पूछा जा चुका है कि भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज सबसे पहले मतलब किसे मिला, अमर्त्य सेन को कब मिला, 1998 में। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला है। एशिया का पहला अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज किसे मिला, तो आपको याद रखना है अमर्त्य सेन को मिला है। दूसरी बात करता हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये नोबेल प्राइज मिल चुका है भौतिकी में, यानी भौतिकी का पहला, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज इन इंडिया में किसको मिला है, तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी का मिला था। आगे चलकर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी 1983 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिल चुका है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। आपको याद रखना है कि ये फिजिक्स में मिला था। मैं बात अमर्त्य सेन बताया इकोनॉमिक्स में, चंद्रशेखर वेंकट रमन है ये फिजिक्स में है। उसके बाद मदर टेरेसा आपको याद रखनी है कि भारत में शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज किसे मिला, शांति के क्षेत्र में भारत में पहला नोबेल प्राइज आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा को मिला है, ये 1979 में मिला है। ये बहुत ही याद रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल आज के लिए ही प्रासंगिक नहीं है, आने वाले तुम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें प्रासंगिक होंगी। आने वाले समय में आपके लिए 2020 के नोबेल विजेता बदल सकते हैं, लेकिन जो भारत में पहले नोबेल विजेता हैं वो हमेशा यही रहेंगे। तो ये याद करने वाली बात क्या है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखने वाली बात है। मैंने कहा मदर टेरेसा जो 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, यानी भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज किसे मिला है, तब आपको बताना है कि हरगोविंद खुराना को मिला है। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में कितनी बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी ये पूछ लिया गया भारत में साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज किसे मिला, तब आपको जवाब देना है कि रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मैं बार बार कह रहा हूँ, जोर दे के कह रहा हूँ कि 1913 में इन्हें मिला था। इनकी जो पुस्तक थी, किस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था, तो आपको याद रखना है गीतांजलि के लिए।
गीतांजलि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? तो ये गीतांजलि के लिए दिया गया है, बहुत ही खास है। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि जो गीतांजलि पुस्तक है, मैंने बताया कि उसके लिए इन्हें 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल प्राइज मिला है। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही मैं कह रहा हूँ कि इन्हें एक चीज़ और कि 1901 में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो ये बहुत ही याद रखने वाली बात है। लेकिन 1901 में इसका नाम शांति निकेतन था। शांति निकेतन, तो शांति निकेतन था, ये आपको बात याद रखनी है कि शांति निकेतन। तो मैं इसको रब भी कर देता हूँ, याद रखना आपको। गीतांजलि 1901 में, मतलब कि 1901 से पहले विश्व भारती विश्वविद्यालय यानी कि शांति निकेतन था। आपसे पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की है? 1901 में की है। आगे चलकर यही वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आगे की मैं बात करूं अगर कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश मैंने कहा आपको अर्थशास्त्र में पहला, भौतिकी में पहला, शांति के क्षेत्र में पहला, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला और साहित्य के क्षेत्र में पहला, लगभग मैंने सभी बता दिए हैं। आपको एक और याद रखना है, वेंकटरमन रामकृष्ण। रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज किसे मिला? तो वेंकटरमन रामकृष्ण को मिला है, जो कि 2009 में दिया गया। और ये रसायन के क्षेत्र में है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, तो सभी 6 के 6 मैंने आपको बताए कि भारत में पहले नोबेल प्राइज किसे मिले हैं। ये आपको बहुत ही ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, इन्हें याद करने की। आपके एक ही एग्ज़ाम नहीं बल्कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी आपको ये फ़ायदेमंद होगा। एनटीपीसी के लिए तो है ही, लेकिन ये 2 व्यक्ति और तुम्हें याद रखने हैं जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। बहुत ही खास, बहुत ही आदर्श व्यक्ति माने जाते हैं कैलाश सत्यार्थी। आदर्श व्यक्ति इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन्होंने चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम यानी बालकों के लिए बहुत ही काम किया है। अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का कोई बच्चा होता है, यानी आप कह सकते हो 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है, तो उस पर चाइल्ड लेबर कराने पर प्रतिबंध है। हमारे संविधान का आर्टिकल 24 भी यही कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम कराना पर प्रतिबंध है, या वो एक तरीके से अपराध है। इसके लिए सरकार द्वारा भी कई कानून बनाए गए हैं। आज इस पर एक तरीके से अपराध घोषित कर दिया गया है। तो चाइल्ड लेबर में न जाने हजारों बच्चे, लाखों बच्चों के लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने काम किया और लाखों बच्चों को चाइल्ड लेबर के जो चक्र है उस चक्र से निकालने का काम किया है। तो खास ही हो जाते हैं ये कैलाश सत्यार्थी। 2014 में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और ये केवल जब 2014 में मिला था तो इनके साथ संयुक्त रूप से एक बहुत ही फेमस महिला जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई बहुत ही फेमस हैं और ये पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई प्लस कैलाश सत्यार्थी 2014 में दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज शांति का दिया गया था। मलाला यूसुफ भी बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही अग्रसर थी और इसी अग्रसरता के कारण, इनकी इसी इंटरेस्ट के कारण क्या हुआ, जो आतंकवादी तालिबानी हैं उन तालिबानियों ने मलाला यूसुफजई को गोली मार दी और किसी वर्ष मतलब बड़ी मुश्किल से वो बच पाई हैं। और बच पाने के बाद उन्होंने अपने विचारों को रखा, जो कि एक क्रांतिकारी विचार थे, जो महिलाओं को पढ़ाने से संबंधित थे, बच्चों को जो आधुनिक शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा है, इन शिक्षा से जोड़ने की बात की गई थी। तो ये जो जोड़ने की बात है मलाला यूसुफजई ने की है, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज 2014 में दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विश्व की वो पहली महिला कौन है जिसे सबसे युवा अवस्था में नोबेल प्राइज मिला? तो सबसे युवा अवस्था में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। मलाला यूसुफजई को सबसे युवा अवस्था में मिला है। ये मात्र 17 वर्ष की थी जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो ये याद करने वाली बात है कि मलाला यूसुफजई सबसे युवा, मतलब सबसे युवा हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं। बस लास्ट बते हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है, इसलिए खास है
क्योंकि 2020 में किसी भी भारतीय को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, लेकिन 2019 में अभिजीत बनर्जी को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हीं की पत्नी है फ्रांस की हैं डफलो, तो डफलो प्लस अभिजीत बनर्जी दोनों को संयुक्त रूप से मतलब जो नोबेल कमेटी है उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये भारतीय मूल के ही हैं। तो आपको याद रखना है कि 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला, तो ये याद करने वाली बात है, अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी डफलो को मिला है। तो ये जो मैंने बताए हैं भारतीय, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही जो भी आप एग्ज़ाम देंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आगे कुछ पॉइंट बचते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये लास्ट है आपके लिए, फिर आप ये वीडियो आप कोई सा भी एग्जाम दे आपका नोबेल प्राइज़ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 4 लोग मैं आपको बता देता हूँ, मलाला यूसुफजई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चनों पर हमारी निगाहें, हमारी नज़र टिकी हुई है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ क्वेश्चन जो है यानी कि जो कंटेंट लाया जा रहा है बड़ा ही बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है, बहुत ही मेहनत लग रही है इसमें, तो आपको ये कम से कम याद तो करना ही पड़ेगा। मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की हो गई जब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, और ये सबसे युवा मतलब ऐसी नोबेल प्राइज़ विजेता हैं जो सबसे युवा थी। तो आपको बताना है कि मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की, आप जानते होंगे कि ये पाकिस्तान की हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। 2014 में इन मतलब कैलाश सत्यार्थी प्लस मलाला यूसुफजई को दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबसे युवा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सबसे युवा पूरे विश्व में। तो इनसे पहले जो युवा थे माने जाते थे लॉरेंस बर्ग हैं, जो 1915 में मिला था इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़, जो कि 25 वर्ष के थे, उनका रिकॉर्ड तोड़कर ये मलाला यूसुफजई आई थी। तो दूसरे सबसे युवा जो मतलब कि नोबेल विजेता हैं, आपको याद रखना है, लॉरेंस बर्ग हैं, जिन्हें फिजिक्स में 1915 में मिला था। नेक्स्ट जॉन बी गुड इनफ, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जामों में आपको देखने को ये मिल सकता है, ये क्वेश्चन मिल सकता है पक्का। 97 वर्ष इनकी आयु थी, और सबसे बुजुर्ग ऐसे नोबेल विजेता जिन्हें मतलब सबसे बुजुर्ग नोबेल विजेता हैं, अगर पूछा जाए सबसे बुजुर्ग पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो आपको बताना है जॉन बी गुड इनफ। जॉन बी गुड इनफ इन्हें हाल ही यानी पिछले वर्ष ही 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री याद रखना, केमिस्ट्री के क्षेत्र 2019 में 97 वर्ष जॉन बी गुड इनफ की क्या थी, उम्र थी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये पूछा जा सकता है दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ कब मिला, आपको बताना है कि 1989 में मिला है, शांति के क्षेत्र में या फिर पीस के क्षेत्र में। ये किस देश में इनका जन्म हुआ था, तो आपको बताना, तिब्बत में इनका जन्म हुआ था। तिब्बत में चीन के व्यवहार से परेशान होकर इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। बहुत ही खास है दलाई लामा, कभी मौका मिला तो दलाई लामा पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इनकी शुरुआती जीवन से लेकर आज तक और दुनिया का क्या प्रभाव है, या ये क्या इनके विचारधारा किस तरीके की मानी जाती है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने आपकी जो ये वीडियो लाया हूँ, ये आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते हैं, ये मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन एनटीपीसी अगर आप दे रहे हैं तो गलत होने वाला नहीं है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए आप हमारे इसमें मतलब वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ये वीडियो किसी को शेयर नहीं किया, यदि अपने आप दोस्तों या मित्रों को बताना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।